Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 26 जून की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। 70 साल के इतिहास में पहली बार लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। आज तक जितने भी लोकसभा अध्यक्ष चुने गए वो सहमति के आधार पर चुने जाते थे, लेकिन पिछले लोकसभा सत्र को देखा जाए तब लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए भाजपा के नेता और सांसद ओम बिरला ने जिस तरीके से अपना रवैया अपनाया, उसको देखते हुए उनकी भाजपा की जो हठधर्मिता और प्रधानमंत्री मोदी शाह की साजिशों के तहत जिस तरीके से पिछले आम चुनाव के बाद से अब तक 2024 तक जो विपक्ष के साथ अन्याय किया गया, उसको देखते हुए इस बार भाजपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने बल पर अपना स्पीकर बना सके। इसलिए उन्होंने एनडीए की यानी अब सरकार जो बनी है वो मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार बनी है। पिछले 2 बार के चुनाव में देखा गया कि भाजपा ने जिस तरीके से बहुमत हासिल किया, 2014 में 287 के ऊपर सीट भाजपा के हिस्से में आई थी। इस वजह से उस समय उनको किसी भी एनडीए की याद नहीं थी, वो सिर्फ भाजपा की सरकार थी, क्योंकि भाजपा को सरकार बनाने के लिए केवल 272 सीटों की आवश्यकता थी और उसके स्वयं के सांसद 272 के आगे थे। इस तरीके से उनको एनडीए में किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी दल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि उनको 240 पर ही सिमटना पड़ा। इस वजह से अब उनको बैसाखी की सरकार चलानी पड़ रही है। इसीलिए जेडीयू और टीडीपी के सांसदों के बल पर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। ये 1960-62 के बाद दूसरी बार ऐसा मौका है कि कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन सके। ये करिश्मा केवल इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कर दिखाया था। लेकिन उसके बाद 60 साल 62 साल बाद यही करिश्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी आज तक जितने भी सरकारों को चलाते रहे हैं वो बहुमत की सरकार थी। ये पहली बार ऐसी बात है कि पहली बार बहुमत की सरकार ना होने की वजह से उनको दो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि दोनों ही पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं, एक बार फिर से एनडीए में आ गए हैं। फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि वो पूरे 5 साल एनडीए में शामिल रहेंगे, लेकिन ये वक्त बताएगा कि कौन कितनी देर तक एनडीए सरकार में सहभागी बना रहेगा, क्योंकि हालात ऐसे दिखते नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए से बाहर जाकर अपना एक अलग से मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। चंद्रबाबू नायडू 2014 में सरकार में थे और 2019 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने एनडीए को बाय बाय करते हुए साउथ में जाकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की बात करी। यही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए एक तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी जब पिछली बार एनडीए से नाता तोड़ा था तब उन्होंने पहले इंडिया गठबंधन की बात करी थी और सबसे पहले उन्होंने इस मोर्चे की नींव डाली थी। आज ये स्थिति है कि जो नींव डालने वाले नीतीश कुमार थे आज फिर एक बार एनडीए में जा चुके हैं और वो देश की सरकार में शामिल हो रखे हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा दिन तक किसी के पास टिकते नहीं हैं। कई बार एनडीए में आए, एनडीए से गए, महागठबंधन, एनडीए, और इस तरीके से 20-22 साल से वो प्रदेश के बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के बारे में। पहली बार देश के इतिहास में लोकसभा स्पीकर के लिए
चुनाव हुआ और एनडीए की तरफ से ओम बिरला को फिर से उम्मीदवार बनाया गया और इंडिया गठबंधन ने केरल के सुरेश को, जो कि 8 बार के सांसद हैं, उन्होंने उम्मीदवार बनाया। लेकिन ये बात तो सर्वविदित थी कि जीतना तो ओम बिरला को था, क्योंकि संख्या बल में एनडीए के पास बहुमत था, उनके पास 290 सांसदों का साथ था और इंडिया गठबंधन के पास 236 सांसदों का एक बहुमत था। साफ जाहिर था कि बनना ओम बिरला का तय है और वही हुआ। ओम बिरला को बधाई देते समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उनको ये नसीहत देते हुए कहा कि पिछली बार की तरह आप उस तरीके का रवैया दोबारा ना अपनाएं जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का आपने काम किया था। जे 100 से ज़्यादा सांसदों को एक दिन में आपने निलंबित किया था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप सत्ता पक्ष के साथ दिखेंगे तो हम लोग प्रतिपक्ष में हैं, हम जनता की आवाज़ बनकर सदन में आएंगे और अपनी बात रखने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने तो हंसते हंसते वो चीज़ कह दी कि स्पीकर महोदय, आपको बधाई देने के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए सदन में बैठे सभी सांसद, सभी पार्टियों के दल आपके लिए बराबर होना चाहिए, ना कि आप सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर मुंह देखकर निर्णय लें। और जिस तरीके से स्वागत सम्मान करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए विपक्ष के कई दलों ने अपनी तरफ से ओम बिरला को बधाई देते हुए इस बात को भी कहने का प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन की अगर आपने नज़रअंदाज किया तो ये सरकार आगे चलने में विफल हो जाएगी। ये एक संकेत भर दिया। ये संकेत देते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि आने वाला जो समय है वो मोदी सरकार के लिए पिछले दो सरकारों की तरह आसान नहीं होगा। उनके एक दिन के लिए उनको जो प्रतिपक्ष है पूरी तरीके से मजबूती से उनकी राह में रोड़े अटकाने का काम करेगा। इस बात को अंदेशा न रखें कि अब की बार 2014 और 2019 के सरकार की तरह आप विपक्ष को कुचल देंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। आज के सत्र में ओम बिरला ने जो विपक्ष की जो नसीहतें सुनकर थोड़ी देर बाद ही उन्होंने रंग बदल दिया और सदन शुरू होते ही उन्होंने सबसे पहले आपातकाल को लेकर एक चर्चा शुरू कर दी। एक जो उन्होंने उसके लिए एक शोक सभा का आयोजन किया, जिस पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस को लेकर बुरी तरीके से टिप्पणियां करनी शुरू हो गई और इस बात को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं में काफ़ी रोष हुआ, आपस में झड़प भी हुई। इधर स्पीकर ओम बिरला लगातार कांग्रेस सरकार और 1977 के आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी की तीखी निंदा कर रहे थे। वहीं पर पूरा विपक्ष, इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से इस बात का विरोध कर रहे थे। अपनी सीटों से उठकर वो जता रहे थे कि ये जो आप कुछ समय पहले हम लोगों का सहयोग और समर्थन चाह रहे थे, आज उसके 1 घंटे बाद ही आप अपनी पुरानी जो असलियत है, असली रूप में नज़र आ रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि आपको सरकार चलाने में सहयोग नहीं बल्कि अपनी हठधर्मिता ही दिख रही है। और वो जिस तरीके से सांसदों को डपट रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट को गवर्न करने के लिए उनको डांटना और फटकारने का प्रयास कर रहा था। ये सब देखकर जो ये संसद में जो माहौल पैदा हुआ, उसको देखकर इंडिया गठबंधन ने पूरी पुरजोर उनकी इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए ये संकेत दिया कि आप अपने रवैये में सुधार लाइए। सिर्फ
आप लोकसभा स्पीकर ही नहीं हैं, बल्कि हर सांसद के संरक्षक हैं। आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो भी अपने अपने क्षेत्र से अपनी जनता की आवाज़ बनकर यहाँ आए हैं। आपका सम्मान और आपका पद दोनों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप सत्ता पक्ष के एक पैरोकार बनकर विपक्ष के नेताओं को डांटने और डपटने का काम करें। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, ये गरीबों का हथियार है। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। राजनीति में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। इमरजेंसी अपने साथी ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने
इसकी रक्षा करने और इसे सुरक्षित रखने की अपनी। एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज। असाउद्दीन ओवैसी जी एक एक मिनट बोलना, एक एक मिनट प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।